अच्छा, आज का लेक्चर जो है हमारा बेसिकली वो पाइथन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने पढ़नी है। बेसिक पाइथन ऑलमोस्ट हमारी कवर हो चुकी है, ठीक है। और आज जो पढ़ रहे हैं कि पाइथन में फंक्शंस कौन से होते हैं, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, मैप फिल्टर क्या चीज़ें होती हैं, और एक एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टॉपिक है, वो क्या बेसिकली होता है पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस बेसिकली आपने C++ में पढ़े हुए हैं, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा मैं आगे डिटेल बताता हूँ आपको। फंक्शन बेसिकली हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है हमारे पास मॉड्यूल फंक्शन, तीसरा होता है यूजर डिफाइंड। और ज्यादातर जो है हमारा फंक्शन का ताल्लुक यूजर डिफाइंड से पड़ रहा होता है, क्योंकि हम बिल्ट इन फंक्शन नॉर्मली ये है कि वो हर रोजमर्रा में यूज कर रहे होते हैं। अभी तक जो हमने पाइथन कवर की है ना, उसमें हमने बहुत से फंक्शंस देखे हैं, जैसे इंटीजर है, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन, या हमने लिस्ट वगैरह बनाई है। तो वो सारे हमने बेसिकली उनके बिल्ट इन फंक्शंस या जो पहले से उसमें एग्जिस्ट करते थे वो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस कहा जाता है। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये सारी चीजें। अच्छा, एक होता है मॉड्यूल फंक्शन। मॉड्यूल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि उसको वो पहले से आपकी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, आपने उसको इंपोर्ट करना है, यानी उसको बुलाना है, बुलाने पे वो आएगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे आप C++ में math.h यूज कर रहे होते हो ना, तो यहां पर भी एक लाइब्रेरी है जो कि बाय डिफॉल्ट काम नहीं करेगी, उसको आपको बुलाना पड़ेगा। जैसे कि इंपोर्ट मैथ, उसमें हम क्या करते थे, C++ वाले जो लोग बैठे हैं यहाँ पे #include math.h इस तरह से करते थे ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम जो कि जिसको बुलाया जाए टाइम पढ़ने पे, तो उसको बेसिकली कहा जाता है मॉड्यूल फंक्शन। वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हर हाल में अवेलेबल नहीं है आपके पास। जब आप उसको बुलाओगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंपोर्ट मैथ। ऑब्वियसली मैथ से बात हो रही है, तो इसमें सारे जो आपके एडवांस मैथ के फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोसाइन, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, और जितने भी आपके स्क्वायर रूट, जो इस तरह के जो फंक्शंस हैं ना, अंडर रूट हो गया, सारी चीजें, ये सब चीजें बेसिकली इस मैथ में बिल्ट इन है। हमें सिर्फ क्या करना है, इस लाइब्रेरी को आसान अल्फाज में इंपोर्ट करना है, ठीक है। और अब उसके बाद एक चेक किया जा सकता है, हम क्या लिखेंगे, प्रिंट कर दे dir, यानी उसकी डायरेक्टरी मैथ को चेक कर सकते हो। यहां पे वो आपको एक आउटपुट शो करेगा लंबी सी, उसमें लिखा होगा कि ये सारे फंक्शंस इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मैंने 3-4 लिखे हैं मिसाल के तौर पर, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, उसका शॉर्ट फॉर्म है SQRT, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, या फिर लॉग यूज करते हैं हम। तो इस तरह के मल्टीपल फंक्शंस हमारी यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी में मौजूद हैं, लेकिन इनको बाय डिफॉल्ट नहीं यूज किया जा सकता था, एक मॉड्यूल के तहत ही इनको इंपोर्ट किया जाता है। अब एक दो इस हवाले से एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे एक नंबर है, उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने यहाँ लिखा है, एक सबसे पहला तरीका ये होगा, मैं लिखूंगा इंपोर्ट मैथ, उसके बाद लिख दूंगा प्रिंट SQRT, और जो मैंने वर्ड है या कोई भी आपके पास जो उसका एक नंबर है, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं कहता हूं कि मुझे पूरी की पूरी मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम पे इतना लोड क्यों डालना है, ठीक है। मुझे सिर्फ जरूरत है स्क्वायर रूट की। तो मैं कहूंगा फ्रॉम मैथ, यानी मैथ लाइब्रेरी से सिर्फ स्क्वायर रूट के फंक्शंस को इंपोर्ट कर लें। इससे क्या होगा, इससे आपकी रैम पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा, आपके सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। तो जो डिजायर्ड है वो लो, बाकी को छोड़ दो। इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन मैथ का वो इंपोर्ट कर लिया है, तो इससे ये होगा कि लोड कम पड़ेगा आपके सिस्टम पे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, और एक नंबर है उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और उसका आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि एक्सेस ओनली व्हेन देयर इज अ नीड, मतलब जिस चीज की आपको नीड हो। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टेरिक का साइन है। एक तरीका यह है पूरी मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का, यानी एस्टेरिक का साइन क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे ये बता रहा है कि मैंने सारे फंक्शंस उठाने हैं एट अ टाइम। तो या तो ये कर लो, या तो ये तरीका है आपके पास, इंपोर्ट मैथ, सिंपल इंपोर्ट मैथ लिख दिया और पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। या फिर एक तरीका ये है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टेरिक, यानी उसके सारे फंक्शंस को हमने एट अ टाइम इंपोर्ट कर लिया है, और उसके बाद आप कोई भी चीज वहां पे स्क्वायर रूट करना है, साइन करना है, कोसाइन करना है, या फिर आपने लॉग लेना है किसी का, तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन एक्सेस ऑल मॉड्यूल, यानी उस मैथ फंक्शन के सारे मॉड्यूल को एट अ टाइम आपने एक्सेस करना है, तो ये तरीका यूज किया जा सकता है,
ठीक है, मॉड्यूल फंक्शन की समझ आई है। अब आगे जाके ना मैंने अक्सर नाम लिए हैं डाटा साइंस में, नमपाई पढ़ेंगे, पांडास पढ़ेंगे, तो वो सारे क्या है, मॉड्यूल्स हैं। उन मॉड्यूल्स को भी हम आगे जाके इसी तरह से इंपोर्ट करेंगे बार बार, कि इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट नमपाई, फिर उनके अंदर काम होगा। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब तीसरी चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम उसी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं, यूजर डिफाइन, यानी हमने खुद बनाने हैं। यूजर डिफाइन यानी खुद बनाना है। इसका एक सिंटैक्स होता है, बेसिकली सिंटैक्स को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले DEF, डेफ, ये उसका कीवर्ड है। जैसे ही आएगा पाइथन समझ जाएगी कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो यूजर बनाने लगा है उस टाइम। ये बेसिकली क्या होता है, एक वेरिएबल, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने फंक्शन अंडरस्कोर नेम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, अपना कोई नाम लिख लो या 3 से 4 वर्ड का कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो। आगे पैरामीटर्स होंगे, यानी कोई ना कोई आर्गुमेंट पास किया जाएगा कि ये काम कर लो, ये कर लो, और उसके बाद नीचे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी कि जो काम हमने ऊपर दिया है उसी से रिलेटेड नीचे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। तो ये एक बेसिक सा सिंटैक्स है। ये आपका कीवर्ड, यहाँ पे आएगा वेरिएबल, ये पैरामीटर जो पैरेंथेसिस में आ रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई आर्गुमेंट पास किया जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक सिंटैक्स है। आगे एक छोटी सी मिसाल भी आ रही है हमारे पास कि हमने 2 नंबर का सम लेना है यूजिंग फंक्शन। अब ये काम हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग फंक्शन कैसे करना है, कीवर्ड आ गया, मैंने एक बनाया वेरिएबल प्रिंट अंडरस्कोर सम, ये मैंने खुद रखा है नाम। ठीक है, आप भी डिफरेंट भी रख सकते हो। 2 आर्गुमेंट पास कर दिए, num1, num2, यानी मैं यहाँ पे x1, x2 भी कर सकता था। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कर दे मुझे। अब आगे लगाना है आपने कॉलन। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद अब यहाँ पे फिर ऑब्वियसली इंडेंटेशन आ जाएगी, इसका ख्याल रखना है आपने। उसके बाद प्रिंट करना है नंबर 1 और नंबर 2 को। यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद एक फंक्शन को कॉल किया जाता है कि यानी हमने आर्गुमेंट सेट कर दिए, उसके बाद एक स्टेटमेंट भी सेट कर दी कि 2 नंबर थे और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि यहाँ पे आपके पास नंबर 1 की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, और इससे क्या होगा कि आप इस फंक्शन को बेसिकली यहाँ से कॉल कर रहे होते हो एक तरह से। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब नंबर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एंड पे एक नई स्टेटमेंट लिख दूंगा, प्रिंट सम, और आगे कोई भी मैंने वैल्यू लिखनी है 3, 4, इस तरह लिखता जाऊंगा। तो ये एक तरह से आसानी हो जाती है कि बार बार आपने शुरू में डिफाइन करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है, तो यहीं पे आप एक फंक्शन बना के नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये एक इसका एक तरीका है, सिंपल से भी हो जाता है, अगर फंक्शन से करना है तो इस तरह से। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ लिखी है समझाने के लिए, मिसाल के तौर पे कि यहाँ तो मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज लिख दी ना, नंबर 1 num2। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक की आपने लिए, यहाँ पे कीवर्ड लिया है, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया है। num1 जो है मैंने यहाँ पे सेट किया है, और यहाँ पे आर्गुमेंट के अंदर ही मैंने num2 की वैल्यू पहले से ही सेट कर दी है। ठीक है, और उसके बाद सेम चीज आपने एडिशन करनी है, और यहाँ पे जस्ट एक आर्गुमेंट पास किया है कॉल के तौर पे कि बार बार यहाँ से कॉल करे। तो इस तरह भी कर सकते हो। ये तरीका भी है कि यहाँ पे अगर आपने पहले से दूसरे की वैल्यू सेट करनी है और एक वैल्यू को आपने यूजर के ऊपर रखना है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है यहाँ पे फंक्शंस में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने 2-3 कवर किए हैं, ताकि देखो एक num2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी सेट कर दी। ठीक है, इसकी वैल्यू तो देनी है ना हमें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे एडिशन होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 वैल्यू ये डिफाइन कर रही है कि ये वैल्यू जो है ना यहां से कॉल कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रिंट सम 2, 3, 4, या जो भी यूजर ने वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे दे के इसका आंसर ले सकता है। एक तरीका ये था, एक तरीका ये वाला था। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज करो मैं कहता हूं कि फंक्शन को मैंने एक डेफिनेशन में बयान करना है, तो मैं किस तरह करूंगा। लेट्स से अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क whenever it is called, यानी फंक्शन तैयार हो गया। अब आखिर में हमने ये वाला काम करना है, उसको बार बार कॉल करके, एक दफा कॉल कर लिया, दूसरी दफा कॉल कर लिया, फंक्शन हमने एक दफा ही बनाना है। आपको अंदाजा नहीं हो रहा, इससे एक चीज हमारी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है कि हमने फंक्शन तो पहले बना दिया, अब उसको जितनी बार यूज करना है प्रोग्रामिंग में तो जस्ट कॉल करना पड़ेगा, उसको कॉल करेंगे वो आ जाएगा, कॉल करेंगे वो आ जाएगा। उससे प्रीवियस प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो उसमें बार बार हमें एक वैल्यू सेट करनी पड़ती थी, एक एक्सप्रेशन डिफाइन करना पड़ता था, यूजर से हम इनपुट लेते थे, तो वो प्रॉपर एक मेथड था। यहाँ पे क्या किया हमने, एक दफा फंक्शन बना दिया, यानी सिंपल अल्फाज में हमने फार्मूला बना दिया। अब जब भी जरूरत होगी उसकी, हम क्या करेंगे, उसको कॉल कर लेंगे।
जो भी हमने उसका नाम सेट किया वेरिएबल यानी। तो इससे इस तरह की आसानी हो सकती है आगे जाके जब हमने डीप लर्निंग पढ़नी है ना, तो ये फंक्शंस वहाँ पे थोड़े से काम आते हैं आपके, कि आपने एक दफ़ा फार्मूला बना दिया है, अब जब भी चाहिए होगा उसको कॉल कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी आसानी इस हवाले से यहाँ मिल जाती है हमें। अच्छा, अब आगे ना मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू ए है, उसमें मैंने 9 पास किया है, बी में है मैंने 8 स्टोर करवा दिया। अब जी मीन क्या होता है? 12वीं ज्योमेट्रिक मीन होता है। 12वीं क्लास हमने पढ़ा था कि अगर हम दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसी के सम से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। ठीक है, अब सिंपल हमने फार्मूला लिखा और उसके बाद प्रिंट करवा दी जी मीन की वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई भी जो भी वैल्यू होगी उसकी 4.2 यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखो फर्ज करो मेरे पास ये वाली नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज्यादा हो जाए, मतलब ए बी सी डी आगे जितनी भी ज्यादा वैल्यूज हो जाए, तो मुझे यहाँ पे उतनी ज्यादा लाइंस लिखनी पड़ेंगी। अब ये काम करने के बजाय मैं सिंपल क्या करूं, एक फंक्शन बना दूं। ये आपके पास कीवर्ड हो गया, ये मैंने बनाया वेरिएबल, वेरिएबल का नाम रख दिया कैल्क यानी कैलकुलेशन जी मीन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे वो आर्गुमेंट पास कर दिए जो यहाँ पे एज आ मैंने वैल्यू इनपुट के तौर पर देनी थी, ए और बी। ठीक है, आगे आपके पास आ गया कॉलम और नीचे मैंने लिख दिया फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखी थी। उसके बाद मैं कहता हूँ इसको प्रिंट कर दे। ठीक है, अच्छा ये प्रिंट की जो है ना इंडेंटेशन थोड़ी सही कर लो, ये पीछे आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट जी मीन, कैल्क जी मीन जो भी होगा यहाँ पे, तो होगा क्या, आप क्या उसके बाद प्रिंट करोगे। अब उसको कॉल करना है आपने अपनी मर्जी की वैल्यूज से। मैंने वैल्यू कोई नहीं सेट की यहाँ पे, अब मर्जी की वैल्यू से उसको कॉल करोगे। लेट से अगर आपके पास ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये है, तो आप मल्टीपल टाइम उसको कॉल कर सकते हो। तो ये भी एक फायदा है इसका कि मैथमेटिक्स के जब फंक्शंस हमने पढ़ने हैं आगे जाके डीप लर्निंग में थोड़ी बहुत मैथ भी यूज होती है, तो उस हवाले से यहाँ पे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हाँ नहीं, आप तीनों की शो करवाएगा वन बाय वन, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, क्योंकि प्रिंट तो हमने पहले ही कह दिया ना, अब जस्ट कॉल करना है उसको। इसका आंसर आएगा, फिर इसका आंसर आएगा, फिर इसका आंसर आएगा। तो ये एक तरह से फार्मूला बन गया और बार बार उसको हम कॉल कर सकते हैं। हाँ सॉरी, पहले सही थी। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को एज अ फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो मकसद भी इसी का बेसिकली यही है। क्या चीज? प्रिंट बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि प्रिंट एक एग्जैक्टली वैल्यू दे रहा है, रिटर्न ये करेगा कि पहले आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है। जब भी आपने किसी एक्सप्रेशन की बात करनी है ना आर्गुमेंट में, तो वहां पे रिटर्न यूज होता है। नॉर्मली ये चीज लैम्डा फंक्शन के साथ यूज होती है, आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को। अच्छा, अब हमारे पास आता है लैम्डा फंक्शन। ये बेसिकली फंक्शन ही है, लेकिन ये एक गुमनाम फंक्शन है। इसको हम किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। आप एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लैम्डा, नॉर्मली लैम्डा का मतलब यही होता है ना हमारा, लेकिन यहाँ पे लैम्डा ये नहीं है। लैम्डा बेसिकली यहाँ पे गुमनाम फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है कि हम उसको सिंगल एक्सप्रेशन के साथ डिनोट कर सकते हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में वो एक तरह का वन लाइनर होता है। वन लाइनर से मुराद यहाँ पे ये है कि हमारे कोड को रिड्यूस करके वन लाइन में डिफाइन कर रहा है, यानी एक तरह से कोडिंग सिंपल हो रही है, आसान हो रही है और शॉर्ट हो रही है, आसान से अल्फाज में। तो इस तरह से होगा किस तरह से, मिसाल के तौर पे पहले ये समझते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाना है डबल के साथ। डबल मैंने एक कीवर्ड लिया डेफ, उसके साथ डबल मैंने एक आपके साथ एक बनाया वेरिएबल, उसमें मैंने एक एक्सप्रेशन पास किया है x। ठीक है, और नीचे मैंने एक वैल्यू दे दी कि x को क्या कर दे, रिटर्न कर दे 2 टाइम्स। उसके बाद फिर मैंने प्रिंट कर दिया उसको, और प्रिंट में जो x की वैल्यू थी यहां दे दी। तो आंसर क्या आएगा इसका, सिंपल x की 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 10 उसकी 10 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब ये काम मैं एक लाइन में भी कर सकता हूं, जो मैंने यहाँ फंक्शन के तौर पे किया है। ठीक है, वो कैसे, वो यूजिंग लैम्डा फंक्शन। कैसे होगा, वही वेरिएबल डबल मैंने यहां बनाया, आप कोई भी नाम रख सकते हो, एक्स भी रख सकते हो। लैम्डा फंक्शन जस्ट आपने उसका कीवर्ड लिखना है लैम्डा, और यही एक्सप्रेशन आपने इस तरह से देना है कि पहले आपका एक्सप्रेशन आ गया और उसके बाद कॉलन के साथ आर्गुमेंट पास हो गया x+2, और नीचे डबल आ जाएगा और आपके पास वही वैल्यू सेम प्रिंट हो जाएगी। तो जो काम मेरे 3 लाइनों में हो रहा था, वही काम मेरे पास लैम्डा की फंक्शन की मदद से 2 लाइनों में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा फंक्शन बनाया और यहाँ पे जस्ट मैंने एक वेरिएबल लेके आगे लैम्डा पास कर दिया। ठीक है, हाँ जी, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है,
तो जो काम बेसिकली मकसद इसका लैम्डा का यही होता है कि आपके कोड के जो एक लेंथ है उसको कम करना है। मेन मकसद इसका लैम्डा का यहाँ पे यही है कि वन लाइनर, एक तरह से वन एक्सप्रेशन या वन लाइनर में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक मैंने एग्जाम्पल, हाँ क्या सवाल तो किसी का कोई? देखो सिंपल क्या है, पहले तो ये समझो ना, लैम्डा फंक्शन एक गुमनाम फंक्शन होता है, अपनी मर्जी से हम इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं किसी भी आर्गुमेंट के साथ। मकसद क्या है इसका? सिंगल एक्सप्रेशन होगा, वन लाइनर होगा। वन लाइनर मतलब एक लाइन में पूरी आपकी गेम डिफाइन हो रही है यहाँ पे। जो काम हमने फंक्शन के साथ, सिंपल फंक्शन के साथ 3 लाइनों में किया है, वही काम यहाँ पे एक लाइन में होगा। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ किया है कि हमने एक डबल फंक्शन बनाया है, एक हमने आर्गुमेंट पास किया और उसी को हमने डबल करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, आंसर क्या आ रहा था? 10 आ रहा था इस फंक्शन की वजह से। अब हमने आगे क्या किया है, वही बनाया वेरिएबल सेम डबल के नाम का। आप नाम भी चेंज कर सकते हो, नाम का मसला नहीं है यहाँ पे। और आपने कीवर्ड यूज किया लैम्डा का। आगे क्या है, आगे आपके पास x की वैल्यू और वही एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया सेमीकोलन के साथ। सेंटेक्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है यहाँ पे। और उसके बाद प्रिंट कर दिया उसी डबल को, और यहाँ वो वैल्यू पास कर देंगे x की। तो आंसर भी इसका भी सेम ही आएगा। फर्क क्या हो गया कि हमारा 3 लाइन का कोड आगे 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन आगे जाके जब थोड़े से प्रोग्राम बड़े होंगे ना आपके, तब आपको इसकी अहमियत थोड़ा सा अंदाजा होगी कि किस तरह से ये आपके पाइथन के कोड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल मैंने दी है सेम लैम्डा की, कि यहाँ तो मैंने आपको दिखाया था ना कि एक वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, आगे डबल वेरिएबल के साथ भी काम आता है, 3 के साथ भी करता है, हायर ऑर्डर के साथ भी काम करता है लैम्डा। अब यहाँ पे ऑर्डर हमारा 2 है, क्यों? क्योंकि 2 हमारे पास यहाँ पे आ गए, ए और बी। ठीक है, सिंपल मैंने बनाया वेरिएबल x, आप कोई भी नाम रख सकते हो, लैम्डा यूज किया। आगे मेरे पास एक्सप्रेशन था 5 6 का, यानी 5 और 6 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएबल दिए और आगे एक्सप्रेशन दे दिया। एक्सप्रेशन के साथ अब प्रिंट करना है मुझे, यहाँ पे वो ए और बी की वैल्यू दूंगा और आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो मकसद क्या हुआ? मकसद सिंपल एक ही है कि आपके जो पाइथन के कोड को यहाँ पे उन्होंने रिड्यूस करना है लैम्डा फंक्शन के थ्रू। ठीक है, लैम्डा बेसिकली इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, एक गुमनाम फंक्शन है। आप इसको अपने मकसद के लिए यूज करते हो हर बार। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? अच्छा आगे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी जो आउटलाइन है ना उसके मुताबिक तो मैप और फिल्टर, लेकिन ये 3 की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। ये तीनों इकट्ठी यूज की जाती है। यहाँ पे अब पता नहीं उन्होंने क्यों 2 दिए हैं, पढ़ेंगे तो हम 2 भी, लेकिन मैं आपको तीनों की टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ कि होता क्या है, मैप क्या होता है, फिल्टर क्या होता है और रिड्यूस क्या होता है। देखो ये वैसे मैंने एक थोड़ा सा ना एक बनाया है, मीट का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा बनाया है, उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा आपको सही से। आगे मेरे पास ब्रेड है, डबल रोटी, और आगे मेरे पास एक अंडा एग, जो कि अभी रॉ हालत में, मतलब बना नहीं है, पका नहीं है अभी वो। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मुझे ये तीनों चीजें चाहिए और मैंने खानी है, तो आप क्या करोगे? मीट को रोस्ट कर दोगे और उसके बाद ब्रेड को टोस्ट कर दोगे और अंडे को ऑमलेट बना लोगे उसका। ठीक है, तो तीनों की असली हालत चेंज नहीं हुई है, तो इस चीज को कहते हैं मैपिंग। यानी अपनी उसकी ओरिजिनल हालत सेम है, जस्ट उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में मुझे वो वापस मिल गई है। ठीक है, उनकी अपनी ओरिजिनल हालत खराब नहीं हुई है, मुझे मॉडिफाइड फॉर्म में वो वापस मिल गई है। यानी मीट रोस्ट हो गया, आपका जो ब्रेड है वो टोस्ट हो गया, और जो आपका एग है वो क्या हो गया, ऑमलेट में कन्वर्ट हो गया। उनकी अपनी असली जो ओरिजिनलिटी है वो खराब नहीं हुई है, मॉडिफाइड फॉर्म में मेरे पास वो वापस आ गई है। इस चीज को कहते हैं आसान अल्फाज में मैपिंग। ठीक है, आगे कोडिंग की बात भी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा फिल्टर क्या होता है? फिल्टर ये होता है, वापस मेरे पास तीनों चीजें, मीट है, ब्रेड है और एग है। उस्मान कहता सर मैं वेजिटेरियन हूं, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मीट रहने दो आप। तो ब्रेड रह गया और एग रह गया, तो इस चीज को कहते हैं फिल्टर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यूज से कुछ वैल्यूज को फिल्टर कर लिया। जैसे पानी है, गंदा पानी आ रहा है, आप उसको फिल्टर करोगे, जो उसकी जो गंदगी है वो बाहर हो जाएगी, फ्रेश वाटर आपके पास आ जाएगा। तो फिल्टर ये काम तो कर रहा है ना बेसिकली, कुछ उसमें से इंप्योरिटीज निकाल के डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। जैसे उसने कहा कि वो वेजिटेरियन है, हमने कहा कि हमने गंदा पानी नहीं पीना, तो उसमें से हम इंप्योरिटीज निकाल लेंगे, सॉरी उसमें से गंदगी निकाल लेंगे और हमारे पास फ्रेश वाटर आ जाएगा। तो इस चीज को कहते हैं फिल्टर। तीसरी चीज होती है रिड्यूस, वो आपकी आउटलाइन में नहीं है लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो। रिड्यूस ये होता है कि चीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको दे देना,
ओरिजिनल हालत ख़राब नहीं होनी चाहिए उसकी। मिसाल के तौर पे आपके पास तीनों चीज़ें यही हैं, मीट है, ब्रेड है और एग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ें मुझे वापस मिलें, लेकिन उनका साइज़ कॉम्पैक्ट हो जाए, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो किस तरह मिलेंगी? बर्गर बना दो उसका, ठीक है, ब्रेड बना दो ना। तो क्या हो गया, तीनों चीजें मुझे वापस मिली हैं, लेकिन उनका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी प्रोनाउंस की जाती हैं, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। समझ आया कॉन्सेप्ट? दोबारा रिपीट करूं एक दफा, लास्ट टाइम। देखो मैप क्या है, चीज की ओरिजिनलिटी खराब नहीं हो रही, मॉडिफाइड फॉर्म में वापस मिल रही है मुझे, ठीक है। यानी मीट था उसको रोस्ट कर दिया गया, ब्रेड थी उसको टोस्ट कर दिया गया, और जो एग है वो ऑमलेट में तैयार हो गया। यानी तीनों चीजें मुझे वापस मिल गई हैं। फर्क सिर्फ ये हुआ कि देखो, ये तीनों चीजों के मैंने बर्गर नहीं बनाया था, मैपिंग किए, लेकिन उसको मॉडिफाई किया है चेंज करके, ठीक है ना। रिड्यूस का मतलब जस्ट यहाँ पे ये है कि आपको उसको कॉम्पैक्ट करके दे रहा है चीज को। मैपिंग में हो सकता है उसका इन्हांस वर्जन मिल जाए मुझे, जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 2 उसका स्क्वायर है, 2 उसमें मौजूद है लेकिन उसका स्क्वायर फॉर्म मुझे वापस मिल गई है। तो ये एक क्या हो गई, एक मैपिंग हो गई है। अब रिड्यूस में क्या हो रहा है कि रिड्यूस में यहाँ पे आपके पास चीजें तीनों थी, लेकिन हुआ क्या, आपके पास उसका बर्गर बना दिया हमने, वो रिड्यूस फॉर्म में जो है वो मिल गई, चीजें तीनों सेम है हमारे पास। तो ये बेसिकली तीनों टर्मिनोलॉजीज इस तरह से काम करती हैं, और ये मैंने यहीं पे ये थोड़ी सी लिखी हुई है। अच्छा, अब इसको देखते हैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैप, लेट से मैंने बनाया एक यहाँ पे फंक्शन, ये फंक्शन समझ आ रहा है क्या कर रहा है? सिंपल, एक मैंने बनाया वेरिएबल क्यूब के नाम का, उसमें मैंने आर्गुमेंट पास किया x, और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी जो कि क्या कर रही है, एक ट्रिपल टाइम्स उसको वापस में मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। और उसकी वैल्यू मैंने नीचे कॉल कर दी, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। अब मैंने बनाई है एक लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में मैंने कुछ वैल्यूज ले दी हैं, 1 2 4 6 4 3, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसका क्यूब चाहिए, इस लिस्ट का क्यूब चाहिए, क्यूबिक फॉर्म की लिस्ट चाहिए। आंसर क्या होगा उसका? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। 2 क्या होगा? 8 आ जाएगा। 4 क्या होगा? 64 आ जाएगा। 6 जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 216 आ जाएगा। इसका अगेन से मतलब वो क्यूबिक फॉर्म मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी लिस्ट पास करूंगा सबसे पहले, और उसमें फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर लूप कैसे लगेगा कि भाई इस आई जो मेरे पास ये एक लिस्ट है एल, जो उसमें मैं क्या करूंगा, अपेंड करके क्यूब का जो मेरा टर्मिनोलॉजी है जो मैंने यहां बनाई है वो यूज कर लूंगा। यानी फंक्शन के और लूप के साथ फॉर, उसको मैंने क्या किया, एक नई लिस्ट तैयार कर ली, जिस जो क्या होगी, क्यूबिक लिस्ट होगी। यानी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसका क्यूब फॉर्म है। ऐसा कर सकते हैं ना हम, हमने फंक्शन भी पढ़े हैं, हमने फॉर लूप भी पढ़ा है, हमने उसमें जो है वो अपेंड करना भी सीखा है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा नंबर ऑफ कोड काफी यूज हो रहा है, मतलब लाइंस हमने ज्यादा यूज कर ली हैं। अगर कहा जाता है आपको कि सेम काम करना है लेकिन मुझे शॉर्ट फॉर्म में कोड चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि हमने कैलकुलेटर बनाया है, उसको 5 लाइन में बनाओ, 2 लाइनों में बनाओ, तो यही काम हमने मैपिंग के जरिए हम इस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इस चीज की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपल, आप ये जो हमने काम किया ना, जो मैंने रेड में लिखा है, ये करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, सिंपल एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के बाद आपने एक न्यू वेरिएबल बनाया जिसमें लिस्ट के एट्रीब्यूट के साथ मैप फंक्शन यूज कर लिया है। वो क्या, और आगे क्या किया है, ये क्यूब जो फंक्शन से उठा लेगा, और जो एल की वैल्यू यानी ये लिस्ट की वैल्यू वो यहां से कॉल कर लेगा, और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये आंसर। सेम आंसर होगा, क्यूबिक लिस्ट बनेगी जैसे यहां बनी थी हमारी सेम, लेकिन यहां पे हमने मैप कर दिया उसको, यानी दूसरे अल्फाज में उसका मॉडिफाइड वर्जन। ओरिजिनलिटी सेम है।
आप में एट्रीब्यूट फिल्टर यूज कर लोगे, यहाँ पे मैप यूज किया हुआ है, बाकी चीजें सेम है। ये आगे क्या चीज है, फिल्टर फंक्शन, जो कि हमने एक फंक्शन बनाया इसमें बताया उसको कि a इज ग्रेटर देन 4 जो है वही आपका ओपन होगा, उसका नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस समझ आया दोनों में, मैप में और फिल्टर में क्या डिफरेंस है? देखो एक दफा दोबारा समझो। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक लिस्ट बनाई थी हमने हमारी, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उसकी क्यूबिक लिस्ट मिल जाए, यानी जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं ना वो क्यूब फॉर्म में वापस मिल जाए हमें। ठीक, क्यूब फॉर्म क्या होती है, ट्रिपल टाइम 3 टाइम्स जो होता है उसका। ठीक है, अब लिस्ट जो आई है, लिस्ट आने के बाद आंसर ये आना चाहिए। दो तरीके हैं, मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगा दूंगा और उसमें अपेंड यूज करके उसको इन्हांस कर लूंगा। ठीक है, अब ये काम भी सही है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अपेंड भी पढ़ा है हमने, फॉर लूप भी पढ़ा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास कोडिंग ज्यादा यूज हो रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैप फंक्शन यूज किया है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक ही लाइन में हमारा सारा काम हो गया है। हमने एक बनाया वेरिएबल न्यू, उसमें हमने उसको बता दिया कि ये एक लिस्ट है। अगर आप ये मिटा दोगे ना यहाँ पे लिस्ट इटसेल्फ कोई एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन उसको बताने के लिए कि यहाँ पे एक लिस्ट मौजूद है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिस्ट लिखा है। अगर इसको नहीं भी लिखते ना तो आपके पास क्या करेगा, वो सिर्फ पहले वर्जन का क्यूब कर देगा, लिस्ट नहीं शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिस्ट लिखना जरूरी है। आगे मैप एक एट्रीब्यूट है। लिस्ट का साइन बाद क्या होगा, सिंपल एक मैप का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसमें दोनों फंक्शन बता देंगे। करना क्या चाहते हैं, क्यूब हमने कहाँ डिफाइन किया है, यहाँ डिफाइन किया है, और एल क्या है, ये लिस्ट है। तो सिंपल दोनों चीजें यहाँ से पिक करके आपको आंसर दे देगा। ठीक है, अब फिल्टर क्या कर रहा है, फिल्टर तो काफी आसान है, उसमें तो हमने कंडीशन लगानी है और उस कंडीशन के तहत वो बाकी आइटम्स को फिल्टर करके हमें दे देगा। कंडीशन क्या थी, ए इज ग्रेटर देन 4। ए क्या है कि हमें वो चीजें दे दे जो कि लिस्ट के अंदर ग्रेटर देन 4 है। कौन कौन से हैं, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4, 6 है। तो 6 यहाँ पे आंसर आ गया। टर्मिनोलॉजी सेम है, आप एक बनाओगे वेरिएबल, बताओगे उसको कि लिस्ट है, यहाँ पे फिल्टर का एट्रीब्यूट यूज होगा और साथ में दोनों आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट क्या है, फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या था, जो हमने यहाँ बनाया, जिसमें मेन आपकी लाइन आ रही है कि जो कि ए है ग्रेटर देन 4, और साथ में जो एल क्या है, एल आपकी मेन लिस्ट है। तो क्या करेगा, इस लिस्ट में से फिल्टर करके आर्गुमेंट के मुताबिक रिटर्न क्या करेगा, जो आपकी डिजायर्ड लिस्ट है। ठीक है, समझ आया दोनों का? अच्छा, अब तीसरी चीज हमारे पास आती है यहाँ पे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के लिए समझो कि मिसाल के तौर पे फेसबुक है आपके पास, फेसबुक का कमेंट सेक्शन होता है। कमेंट सेक्शन में मार्क ज़करबर्ग ने मना तो नहीं किया हुआ कि आप इसमें सिर्फ आपने टेक्स्ट ही लिखना है या इमोजी बनाना है, या आप जो मर्जी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे कोई आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी वहाँ पे डाल दो, वहाँ पे कोई फोटो ऐड कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप, उसने मना नहीं किया। तो इसी तरह से प्रोग्राम भी हमारा हर हाल में चलना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक इंटीजर है और यहाँ से इनपुट वैल्यू लेनी है यूजर से और उसको प्रिंट करना है a+3। आंसर क्या आएगा, यूजर जो भी एंटर करेगा ना इंटीजर फॉर्म में, वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे यूजर 4 एंटर करता है तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इंटीजर हमने उसको बता दिया। अब हम यहाँ पे यूजर को रोक नहीं सकते कि भाई नहीं आपने इंटीजर ही डालना है। यूजर तो शरारती है, सीधी सी बात है, वो जो मर्जी करे। आप हर हाल में यूजर को ब्लेम नहीं कर सकते। आप इंस्टाग्राम अपनी जो है मोबाइल में जो है वो इंस्टॉल करते हो, आप उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हो। इंस्टाग्राम ने कोई रूल बनाया है, नहीं यहाँ नहीं जाना, ये काम नहीं करना, आपने कमेंट्स में ये नहीं करना। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में यूजर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या यहाँ पे किस चीज़ को ओवरकम करने की, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे उस्मान एंटर कर देता है ABC, करना इंटीजर था क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिक्वायर्ड है, लेकिन उस्मान क्या करता है, यहाँ पे 4 की जगह लिख देता है ABC। ठीक है, प्रोग्राम क्या करेगा, एरर दे देगा। एरर क्या देगा कि नॉट एक्सेप्टेबल। इस एरर से बचने के लिए एक काम किया जाता है, ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है, और इसको दूसरे अल्फाज में फाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट क्या होता है, करते कुछ भी नहीं है, इसी प्रोग्राम के हम शुरू में लिख देते हैं ट्राई, कि ट्राई करो, अगर नहीं भी हुआ ट्राई तो मसला नहीं है, आपका प्रोग्राम चलेगा, एरर नहीं है। एक्सेप्ट। ठीक है, तो ट्राई में यही चीज़ हम ट्राई में लिख देंगे जो हमने यहाँ लिखा है।
अब देखो उस्मान फिर यहाँ पे शरारत करे और यहाँ पे ABC लिख दे इनपुट की जगह, तो एक्सेप्ट में एक स्टेटमेंट होगी ऑल इज वेल, वो तो एटलीस्ट प्रिंट हो जाएगी। प्रोग्राम आपका एरर फॉर्म में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ प्रिंट करके देगा। जैसे कि मैंने फेसबुक की मिसाल दी ना, कि या फिर इंस्टाग्राम की मिसाल दी कि यूज़र को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कमेंट सेक्शन में जो मर्जी करे, या उस ऐप के साथ जो मर्जी करे, उस मोबाइल के साथ जो मर्जी करे, उसने पैसे खर्च किए हैं, मोबाइल लिया, जो मर्जी करे भाई, कोई हमने वहाँ पर रूल्स तो अप्लाई नहीं किए ना, तो यूज़र को हम ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे। इसीलिए हमने यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट लिया, यानी आसान से अल्फाज में एक्सेप्शन हैंडलिंग का, यानी हैंडल होनी चाहिए, आपका सिस्टम हॉल्ट नहीं होना चाहिए। हॉल्ट का मतलब समझते हो ना, यानी डैमेज नहीं होना चाहिए किसी तरह से। तो ट्राई, ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमने यहाँ लिखी है ना, ये हम ट्राई में डाल देंगे। आगे हमने यूज़ करना है कॉलन, तो इंडेंटेशन आ जाएगी और दोनों स्टेटमेंट्स ट्राई के सब्जेक्ट से दोबारा एग्जीक्यूट होंगी। और उसके बाद जाहिर सी बात है ट्राई के साथ होगा एक्सेप्ट, यानी इसमें कोई मसला आता है, कोई एरर आता है, ये वाली स्टेटमेंट तो लाजमी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर आपने यहाँ पे चेक भी करना है कि एरर क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशन एज ई, ये एक टर्म है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सेप्टेशन एज ई, फिर आपने कॉलन डालना है, तो वो बता भी देगा कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो प्रिंट तो ज़रूर कर देगा, लेकिन बता देगा कि यहाँ पे इस किस्म का एरर, जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड था, वहाँ पे इंटीजर रिक्वायर्ड था, लेकिन आपने एक स्ट्रिंग वहाँ पे ऐड कर दी, तो बता देगा कि रिक्वायर्ड इंटीजर है और स्ट्रिंग का मसला है। लेकिन आपकी जो एक्सेप्ट की स्टेटमेंट है ऑल इज़ वेल या ऑल ओके, वो भी साथ में प्रिंट कर देगा, सिस्टम हॉल्ट फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है। ये इसका छोटा सा समझ आया। लेक्चर थोड़ा डिफरेंट है आज का, और वैसे तो कोशिश ये थी कि हर फंक्शन पे पूरा एक दिन लगे, लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है, 3 माह हमने जल्दी कवर करना है। तो ये बेसिकली आप रिक्वायर्ड आपसे यही है कि एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लो ताकि आइडिया हो जाए इन चीज़ों का, ठीक है। बाकी ये चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं, कल भी इंशाल्लाह देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेके चलेंगे।